ईस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर गनई साहब, डॉक्टर हिना सफ़ी भट्ट जी, चेयरमैन KVIB, रजिस्ट्रार ईस्ट कश्मीर प्रोफेसर TH मसूदी साहब, डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून नाइक साहब, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी, distinguished guests, faculty members, students, officials from Jammu and Kashmir administration, देवियों सज्जनों तथा ईस्ट कश्मीर के सभी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स तथा मित्रों, सबसे पहले मैं आज 3 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लोकार्पण की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं ईस्ट कश्मीर परिवार को। बात शुरू करूं उसके पहले विश्व पर्यावरण दिवस की भी बधाई देता हूं। शालीमार कन्वेंशन सेंटर, कोहिमारान हॉस्टल तथा डिस्कवरी बिल्डिंग का रिकॉर्ड समय में कंप्लीशन, मुझे लगता है कि शिलान्यास भी और तय समय में उद्घाटन भी, ये ईस्ट कश्मीर की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दीवारों और कंक्रीट की तरह नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के वे पहिए हैं जो हमें समय की आवश्यकता के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए साधन और संसाधन दोनों मुहैया कराते हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आज लोकार्पित किए गए तीनों प्रोजेक्ट ईस्ट कश्मीर की नित नई उपलब्धियां हासिल करने की यात्रा के सशक्त साधन नजर आएंगे और स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ साथ ईस्ट कश्मीर के गौरवपूर्ण वर्तमान में एक नया अध्याय भी जोड़ेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के एक बड़े मशहूर प्रोफेसर थे और शायर भी थे, वो फिराक गोरखपुरी साहब। वो कहते थे कि छोटे छोटे सहारे भविष्य की बड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। और उन्होंने कहा कि तेरी निगाह सहारा न दे तो बात है, और तेरी निगाह सहारा न दे तो बात है, और कि गिरते गिरते भी दुनिया संभल तो सकती है। हमारी संस्कृति कहती है कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह, यानी वर्तमान की नींव पर अपने कार्यों का विस्तार करते हुए हमें भविष्य की उपलब्धियों का निर्माण करना चाहिए। अगर ईस्ट कश्मीर के पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धियों को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूरे देश में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में केवल 4था स्थान इस यूनिवर्सिटी ने नहीं पाया है, बल्कि कई ऐसी नई चीज़ों की शुरुआत की है जो देश के दूसरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रोफेसर गनई और उनकी पूरी टीम भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा के उन मूल्यों को संरक्षित करते हुए यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि देश नहीं बल्कि दुनिया में ईस्ट कश्मीर की आज चर्चा हो रही है। रिफॉर्म एवं परफॉर्म के इस बेहतरीन सामंजस्य के लिए
मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को तथा वाइस चांसलर प्रोफेसर गनई साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। जैसा आपको बताया गया, डिस्कवरी बिल्डिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लैंग्वेज लैब, पेटेंट सेल की सुविधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ये जितनी नई टेक्नोलॉजी, नवीनतम टेक्नोलॉजी है, उसका वो सेंटर है। IIT मंडी के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन में इस वर्ष ISCOST कश्मीर ने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की भी शुरुआत करी है और मैं समझता हूँ कि डिस्कवरी बिल्डिंग और उसके संसाधन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के इस्तेमाल के लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होंगे। स्पेशलाइजेशन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तथा प्रिसिजन एग्रीकल्चर के द्वारा टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव को नई गति हम जम्मू कश्मीर में दे पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ISCOST कश्मीर एग्रीकल्चर सेक्टर में समाधान का नेतृत्व आने वाले दिनों में करेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स तथा जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्टर को अंडर ग्रेजुएट तथा मास्टर्स में लॉन्च किए गए नए एकेडमिक प्रोग्राम्स की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डिज़ाइन योर डिग्री और डिग्री बाय डिज़ाइन, एक ये नया इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर का हायर एजुकेशन के फील्ड में है। मैं समझता हूँ कि इसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को 100% लागू करने तथा मॉडल एग्रीकल्चर एजुकेशन के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। मेरा इस बात में पुख्ता यकीन है कि भारतवर्ष में एग्रीकल्चर की चुनौतियों से निपटने और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बढ़ावा देने में मॉडल एग्रीकल्चरल एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। अंडर ग्रेजुएट तथा मास्टर्स के कुल मिलाकर 8 नए एकेडमिक प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स के फ्यूचर स्किल्स और क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ दोनों पहलुओं को नए आयाम प्रदान करेंगे और आने वाले समय में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्री टूरिज्म तथा देश को और समाज को ऐसे कुशल प्रशिक्षित ह्यूमन रिसोर्स मिल सकेंगे जिनके पास फील्ड का भी पर्याप्त अनुभव होगा और लैब का भी पर्याप्त अनुभव होगा। एक निश्चित भविष्य और समृद्ध समाज के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का मजबूत होना अनिवार्य होता है। मैं मानता हूँ कि प्राचीन काल से जिस भौगोलिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत रहा है, उस क्षेत्र में कला एवं सभ्यता का भी विकास तेज गति से हुआ है और इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति की जड़ें एग्रीकल्चर में ही निहित हैं और यह सेक्टर विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले 10 वर्षों में अनेक रिफॉर्म से गुजरते हुए देश की इकॉनमी का आज एक प्रमुख आधार बन गया है। अब वह समय बीत गया जब किसान खेती के इनपुट, प्रोडक्टिविटी और बाजार के लिए परेशान हुआ करता था। अब बीज से बाजार तक की व्यवस्था स्थापित करने में देश को भी और जम्मू कश्मीर को भी काफ़ी हद तक सफलता मिली है। आज हमारा किसान सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती नहीं कर रहा है, बल्कि अपने परिवार के स्वर्णिम भविष्य और अस्थायी इनकम के लिए भी पसीना बहा रहा है। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का कुल बजट पहले 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था। लगभग 5 गुने से ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो एग्रीकल्चर का इंटरिम बजट है वो 1,25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सशक्त बनाने के लिए
1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था देश ने की है। पिछले वित्तीय वर्ष में किसान भाइयों को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने में इस देश ने सफलता पाई। एमएसपी पर दलहन में 7,350%, तिलहन में 1,500% की बढ़ोतरी हुई है। ई-नैम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मेगा फूड पार्क और स्टार्टअप्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई क्रांति को जन्म दिया है, जिसका प्रभाव एग्रीकल्चर एजुकेशन पर भी पड़ रहा है। इस बदलते दौर में इस कास्ट कश्मीर का भी ये प्रयास रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अन्य इंडस्ट्री की तरह किसान भाइयों और बिजनेस से जुड़े साथियों तथा युवा पीढ़ी को नए अवसर उपलब्ध करा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि फार्म मैकेनाइजेशन, डिजिटल तथा इनोवेटिव फार्म तकनीक के द्वारा मॉडर्न और स्मार्ट खेती के लिए नॉलेज बेस और लैब टू फील्ड के संकल्प को साकार करने में इस कास्ट कश्मीर ने अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे वो ड्रोन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ब्लॉकचेन, ऐसी तकनीक के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में नई क्रांति लाने के लिए आज वो सभी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से इस कास्ट कश्मीर में शिक्षा ग्रहण कर रहे जम्मू कश्मीर तथा भारत के अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थी वर्ल्ड क्लास एग्री एवं फूड इंडस्ट्री के रूप में आने वाले दिनों में अनेक संभावनाएं विकसित कर सकेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस कास्ट ने अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, 25 से ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर किए गए हैं तथा 30 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। मुझे जानकर ये प्रसन्नता है कि 57 स्टार्टअप्स के लिए भी इस कास्ट कश्मीर ने सीड ग्रांट मुहैया कराई है। ये सभी स्टेप्स देश के एग्रीकल्चरल ग्रोथ में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है और 32,472 करोड़ रुपए की लागत से देश में 43,318 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में नए इंटरप्रेन्योर्स और रोजगार के अवसरों की संख्या में वृद्धि की जा सके। कुल एग्री एक्सपोर्ट में प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट का शेयर 9 साल पहले 13% हुआ करता था, आज वो बढ़कर लगभग 25% हो गया है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में $6 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। पिछले अनेक दशकों से जम्मू कश्मीर में तमाम संभावनाओं के बावजूद एग्रीकल्चर में हम बहुत रिफॉर्म नहीं कर पाए थे। पिछले कुछ वर्षों से कोशिश हुई है और शिद्दत के साथ हुई है कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर तथा एलाइड सेक्टर्स में मौजूद संभावनाओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर की 70% एग्रीकल्चर पर निर्भर आबादी का भविष्य सुरक्षित करने के साथ साथ इसे कैसे इंडस्ट्री का स्वरूप दिया जा सके तथा आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में ये खेती और संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए किसान कैसे योगदान दे सकें। नवंबर 2022 में इस उद्देश्य को अमली जामा पहनाने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की शुरुआत की गई थी। उसके तहत 29 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। हमारा लक्ष्य एग्रीकल्चर आउटपुट को लगभग 68,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। 19,000 नए इंटरप्राइजेज की स्थापना और 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को सीधे एग्री इंडस्ट्री से जोड़ना। ब्लॉक स्तर पर युवा वाणी का कार्यक्रम शुरू हो गया है और नौजवान पीढ़ी को एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले 3-3.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसान भाइयों और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े उद्यमियों के लिए पुख्ता व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की है। जीआई टैगिंग के अलावा हर जिले में विशेष फसलों को ध्यान में रखते हुए उनके स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करने की भी कोशिश हो रही है। पूरे
किसानी तंत्र के मजबूत सपोर्ट सिस्टम के लिए सहकारी समितियों को एक सफल व्यावसायिक उद्यम के रूप में बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कम समय में 180 के आसपास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम स्थापित कर चुके हैं। हम जानते हैं कि ये संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है कि इस संख्या को तेज गति से हम आने वाले भविष्य में बढ़ावें। आज जम्मू कश्मीर का किसान इनकम के मामले में पूरे देश में 5वें नंबर पर है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की स्थिति को और मजबूत करने, किसानों की आय को और बढ़ाने तथा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स का सहयोग, स्कास्ट के टेक्निकल इंटरवेंशन निश्चित रूप से मील के पत्थर साबित होंगे। मैं स्कास्ट कश्मीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स का और वाइस चांसलर साहब का विशेष और स्टूडेंट्स का विशेष रूप से आभारी हूं कि अब तक की जो यात्रा रही है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की, उसमें आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इसे जमीन पर उतारने में आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। मैं एक बार पुनः आज के प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण तथा नए एकेडमिक प्रोग्राम्स की आप सबको बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर से एक बार आज हम सब संकल्प लें कि पर्यावरण को सुरक्षित करने में हमारा भी कुछ योगदान होगा, क्योंकि परंपरा ये होती जा रही है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए हमारे घर में, नहीं पड़ोसी के घर में। मुझे लगता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है। माने प्रथम पुरुष एक वचन माने आई अगर हम खुद करेंगे तो मुझे लगता है कि परिवर्तन हम ज़्यादा तेज गति से करेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब जिस तरह की परिस्थितियां पूरी दुनिया में हो गई हैं, मुझे लगता है कि इस मई महीने में जो गर्मी पड़ी है शायद 100 वर्षों में इस देश में नहीं पड़ी थी। हम उन खतरों को भांपते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम देश के बाकी हिस्सों से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन लंबे समय तक हम बेहतर स्थिति में रहने वाले नहीं हैं। इसलिए हम अभी से सजग होकर के अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। यही बात कहते हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।